आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको हड़प्पा संस्कृति और भूगोल का इतिहास पर प्रभाव इसके बारे में बताया था। सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, सभी चीज़ें एक के बाद एक कि क्या पहले आया था। हड़प्पा संस्कृति पहले आई थी, वैदिक संस्कृति बाद में आई थी। तो इसमें सीखने का मकसद हमारा होगा कि छात्र काहे के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, आर्यों का मूल निवास क्या था, वैदिक साहित्य और उनका महत्व, और ऋग्वैदिक युग और उसकी संस्कृति, उत्तर वैदिक युग और उसकी संस्कृति। इन 4 पॉइंट्स के बारे में आज की ये वीडियो है। 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति के नगरों का पतन हो गया था। हड़प्पा कब हो गया था? नगरों का पतन हड़प्पा संस्कृति का 1500 ईसा पूर्व तक। परिणाम स्वरूप उनको आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में धीरे धीरे गिरावट आई। इस अवधि के आसपास इंडो आर्यन भाषा संस्कृत के बोलने वालों ने इंडो ईरानी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया। प्रारंभ में वे उत्तर पश्चिमी पहाड़ों के दर्रों से होकर कम संख्या में आए होंगे। उनकी प्रारंभिक बस्तियां कहाँ थी? उत्तर पश्चिम की घाटियां और पंजाब के मैदान। उनकी प्रारंभिक बस्तियां कहाँ थी? उत्तर पश्चिम की घाटियां और पंजाब के मैदान। बाद में वे सिंधु गंगा के मैदानों में चले गए। चूंकि वे मुख्य रूप से मवेशी पालने वाले लोग थे, इसलिए वे मुख्य रूप से चरगाहों की तलाश में रहते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उन्होंने पूरे ही उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, जिसको आर्यव्रत कहा जाता था। 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की इस अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और बाद के वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया जा सकता है। देखो, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तो ऋग्वैदिक काल है, और बाद का जो है वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको इस तरीके से विभाजित किया जा सकता है। आर्यों का मूल निवास। आर्यों का मूल निवास एक विवादास्पद प्रश्न है और इस पर कई मत है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पहचान की है। आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र, जर्मनी, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस शामिल है। बाल गंगाधर तिलक का तर्क है कि खगोलीय गणना के अनुसार आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। हालांकि दक्षिणी रूस का सिद्धांत इतिहासकार द्वारा अधिक संभावित और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रतीत होता है। दक्षिण रूस के जो सिद्धांतकार हैं उनका अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा था कि वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, लेकिन दक्षिणी रूस के सिद्धांत के इतिहासकारों को अधिक संभावित और व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है। वहाँ से आर्य एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में चले गए। उन्होंने लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया और इंडो आर्यन के रूप में जाने गए। वे इंडो आर्यन भाषा संस्कृत बोलते थे। वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वेद शब्द विद धातु से बना है। याद रखना, वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। दूसरे शब्दों में वेद शब्द श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक है। वैदिक साहित्य में 4 वेद शामिल हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्रारंभिक है, यानी कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और इसमें 1028 सूक्त हैं। विभिन्न देवताओं की स्तुति में भजन गाए गए। यजुर्वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले विभिन्न नियमों का विवरण है। सामवेद को स्थापित किया गया है यज्ञ के दौरान जप के प्रयोजन के लिए। इसे मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है और इसमें भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जाता है। अथर्ववेद में अनुष्ठानों का विवरण है। वेदों के अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे अन्य पवित्र कार्य भी किए हैं। ब्राह्मण प्रार्थना और यज्ञ समारोह से संबंधित ग्रंथ है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है जो आत्मा, निरपेक्ष दुनिया की उत्पत्ति और प्रकृति के रहस्यों जैसे विषयों से संबंधित है। आरण्यक को वन ग्रंथ कहा जाता है और वे रहस्यवाद, संस्कार, अनुष्ठान और बलिदान से संबंधित है।
आरण्यक को वन ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक को वन ग्रंथ कहा जाता है। वन ग्रंथ किसे कहा जाता है? आरण्यक को। और वे रहस्यवाद, संस्कार, अनुष्ठान और बलिदान से संबंधित है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। नोट द पॉइंट। रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। ऋग्वेद युग या प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल की अगर अवधि पूछी जाएगी तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, यानी कि 500 साल। ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्य अधिकतर सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थे। वे ऋग्वेद में सप्त सिंधु भूमि का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु या भूमि का उल्लेख है। 7 नदियों की भूमि का उल्लेख है। इसमें सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिराब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। ऋग्वैदिक लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का पता ऋग्वेद के भजनों से लगाया जा सकता है। राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुल या परिवार थी। कई परिवार अपनी रिश्तेदारी के आधार पर एक साथ मिलकर एक गांव या ग्राम बनाते थे। ग्राम के नेता को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामीण मत समझ लेना, ग्रामणी कहा जाता था नेता को। गांव का एक समूह बड़ी ग्रामणी, यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ, ग्रामणी कहा जाता था। गांव का एक समूह एक बड़ी इकाई का गठन करता था जिसे विसु कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता विषयपति ने की। सर्वोच्च राजनीतिक इकाई जन या जनजाति सर्वोच्च राजनीतिक इकाई को जन या जनजाति कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में भरत, मत्स्य, यदु और पुरु जैसे कई आदिवासी राज्य थे। राज्य के मुखिया को राजन या राजा कहा जाता था। ऋग्वैदिक व्यवस्था सामान्यतः राजशाही थी और उत्तराधिकार संगानुगत था। राजा को उसके प्रशासन में पुरोहित या पुजारी और सेनानी या सेना के कमांडर द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। सभा और समिति नामक 2 लोकप्रिय संस्थाएं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व की एक परिषद रही होगी। बुजुर्ग और बाद वाले पूरे लोगों की एक आम सभा। सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। समाज में मूल इकाई परिवार या ग्राम थी। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। आमतौर पर एक विवाह का चलन था, जबकि शाही और कुलीन परिवारों में बहुविवाह का चलन था। पत्नी घर की देखभाल करती थी और सभी प्रमुख समारोह में भाग लेती थी। महिलाओं को उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर दिए गए। ऋग्वैदिक काल में अपाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा जैसी महिला कवयित्री हुई है। इनका नाम नोट कर लेना। अपाला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा जैसी महिला कवयित्री हुई है। महिलाएं लोकप्रिय सभाओं में भाग ले सकती थी। कोई बाल विवाह नहीं था और सती प्रथा की अनुपस्थिति थी, यानी कि ना बाल विवाह होता था और ना ही सती प्रथा थी प्रारंभिक वैदिक काल में। पुरुष और महिला दोनों सूती और ऊनी बने ऊपरी और निचले वस्त्र पहनते थे। पुरुषों और महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषणों का उपयोग किया जाता था। गेहूं और जौ, दूध और इसके उत्पाद जैसे दही और घी, सब्जियां और फल भोजन के मुख्य पदार्थ थे। गाय का मांस खाना वर्जित था क्योंकि यह एक पवित्र जानवर था। रथ, दौड़, घुड़दौड़, चालबाजी, संगीत और नृत्य पसंदीदा शगल थे। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभाजन उतने कठोर नहीं थे जितने उत्तर वैदिक काल में थे। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक लोग थे। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उनकी संपत्ति का अनुमान उनके मवेशियों के संदर्भ में लगाया गया था। जब वे अस्थायी रूप से उत्तर भारत में बस गए तो उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। लोहे के ज्ञान और उपयोग से वे जंगलों को साफ करने और अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाने में सक्षम थे। बढ़ाईगिरी एक अन्य महत्वपूर्ण पेशा था और साफ किए गए जंगलों से लकड़ी की उपलब्धता ने इस पेशे को लाभदायक बना दिया था। बढ़ई रथ और हल बनाते थे। धातु के कारीगर तांबे, कांसे और लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। कताई और अन्य महत्वपूर्ण
कताई एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय था और सूती तथा ऊनी कपड़े बनाए जाते थे। सुनार आभूषण बनाने में सक्रिय थे। कुम्हार घरेलू उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। व्यापार एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी और नदियां परिवहन के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती थी। यानी कि नदियों से व्यापार होता था, परिवहन होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर संचालित होता था, यानी कि जैसे अनाज के बदले कोई सामान खरीद लिया, चावल के बदले में सामान खरीद लिया, ऐसे। बाद के समय में बड़े लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क नामक सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद सोने के सिक्के चले, निष्क बोलते थे उनको। ऋग्वैदिक काल में जो सोने के सिक्के थे उनको निष्क बोला जाता था। ऋग्वैदिक आर्य पृथ्वी, अग्नि, वायु और वर्षा और गरज जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को कई देवताओं में रूपांतरित किया और उनकी पूजा की। महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण थे। पृथ्वी देवता पृथ्वी का था, अग्नि अग्नि का था, वायु पवन का देवता था, वरुण वर्षा का देवता था। और इंद्र वज्र के देवता थे। प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र उनमें सबसे लोकप्रिय थे। इंद्र के बाद अग्नि का महत्व था, जिसे देवता और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। वरुण को प्राकृतिक व्यवसाय का संरक्षक माना जाता था। अदिति और उषा जैसी देवियां भी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं थे और कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। पुरस्कार की आशा में देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। पुरस्कार की आशा में देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। प्रसाद के रूप में घी, दूध और अनाज दिया गया। पूजा के दौरान विस्तृत अनुष्ठानों का पालन किया गया। उत्तर वैदिक काल में आर्य पूर्व की ओर आगे बढ़े। शतपथ ब्राह्मणों में आर्यों के पूर्वी गंगा के मैदानों तक विस्तार का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास बड़े राज्यों का विकास था। शुरुआत में कुरु और पांचाल साम्राज्य फले फूले। परीक्षित और जन्मे कुरु साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। परवहन जयवाली पंचालों का एक लोकप्रिय राजा था। वे विद्या के संरक्षक थे। कौरवों और पांचालों के पतन के बाद कौशल, काशी और विदेह जैसे अन्य राज्य प्रमुखता से उभरे। काशी का प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु था। जनक मिथिला में अपनी राजधानी के साथ विदेह के राजा थे। उनका दरबार विद्वान याज्ञवल्क्य से सुशोभित था। मगध, अंगा और बंगा सबसे पूर्वी आदिवासी राज्य प्रतीत होते हैं। बाद के वैदिक ग्रंथों में भी भारत के 3 प्रभागों का उल्लेख है। आर्यवर्त उत्तरी भारत में, मध्य देश मध्य भारत और दक्षिणापद दक्षिण भारत। आर्यवर्त उत्तरी भारत को कहा जाता था, मध्य देश मध्य भारत को कहा जाता था और दक्षिणापद दक्षिण भारत को कहा जाता था। फिर राजनीतिक संगठन कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का गठन हुआ। उत्तर वैदिक काल में कई जन या जनजातियों को मिलकर जनपद या राष्ट्र बनाया गया, इसलिए शाही शक्ति थी। राज्य के आकार में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि हुई। राजा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और बलिदान किए। इनमें राजसूय, अभिषेक समारोह, अश्वमेध, घोड़े की बलि और वाजपेय रथ दौड़ शामिल है। अश्वमेध में घोड़े की बलि दी जाती थी। राजाओं ने राजा विश्वाजनन, अहिल भूमपति, सारी पृथ्वी के स्वामी, एकराट और सम्राट, एकमात्र शासक जैसी उपाधियां धारण की। उत्तर वैदिक काल में मौजूदा पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी के अलावा प्रशासन में बड़ी संख्या में नए अधिकारी शामिल थे। इनमें राजकोष अधिकारी, कर संग्रहकर्ता और शाही दूत शामिल थे। निचले स्तरों पर प्रशासन ग्राम सभाओं द्वारा चलाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में समिति और सभा का महत्व कम हो गया था। आर्थिक स्थिति, इस काल में लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया और इसमें लोगों को जंगलों को साफ करने और अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाने में मदद मिली। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। खेती के लिए उन्नत प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। जौ के अलावा चावल और गेहूं भी उगाए जाते थे। खाद का ज्ञान एक और सुधार था।
औद्योगिक गतिविधि अधिक विविध हो गई और अधिक विशेषता प्राप्त हुई। धातु के काम, चमड़े के काम, बढ़ईगिरी और मिट्टी के बर्तनों ने बहुत प्रगति की। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भी व्यापक हो गया। उत्तर वैदिक काल के लोग समुद्र से परिचित थे और वे बेबीलोन जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे। वंशानुगत व्यापारियों वनिया एक वर्ग अस्तित्व में आया। वैश्य व्यापार और वाणिज्य भी करते थे। उन्हें स्वयं को संघों में संगठित किया जिन्हें गण कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क के अलावा सतमना और कृष्णा जैसे सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता था। देखो, सोने का जो सिक्का था उसको निष्क कहा जाता था और ऋग्वैदिक काल में निष्क के अलावा सतमना और कृष्णला जैसे सोने और चांदी के सिक्के भी उपयोग में लाए जाने लगे। समाज को 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से किसके दौरान स्थापित की गई थी? उत्तर वैदिक काल 2 उच्च वर्गों ब्राह्मण और क्षत्रिय। उत्तर वैदिक काल 2 उच्च वर्गों ब्राह्मण और क्षत्रिय को वे विशेष अधिकार प्राप्त थे जो वैश्य और शूद्र को नहीं दिए गए थे। एक ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊंचे पद पर आसीन होता था, लेकिन कभी कभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से ऊंचे पद का दावा करते थे। इस काल में व्यवसाय के आधार पर अनेक उपजातियां प्रकट हुई। उत्तर वैदिक काल में परिवार में पिता की शक्ति बढ़ गई। महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, उन्हें अभी भी पुरुषों से हीन और अधीनस्थ माना जाता था। महिलाओं ने सभा में भाग लेने के अपने राजनीतिक अधिकार भी खो दिए। बाल विवाह आम हो गया। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। देखो, प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था और महिलाओं को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिर गई। राजनीतिक सभाओं में भाग लेने का अधिकार भी नहीं रहा। बाल विवाह आम हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री को दुख का स्रोत बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री जो है दुख का कारण है, यानी कि हालांकि शाही घराने की महिलाओं को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रारंभिक वैदिक काल धर्म क्या था? प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं ने अपना महत्व खो दिया। बाद के वैदिक काल में प्रजापति, निर्माता, विष्णु रक्षक और रुद्र विनाशक प्रमुख हो गए। बलिदान अभी भी महत्वपूर्ण थे और उनसे जुड़े अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए थे। प्रार्थनाओं का महत्व घट गया और बलिदानों का महत्व बढ़ गया। पुरोहिती एक पेशा और वंशानुगत बन गया। बलि के सूत्रों का आविष्कार और विस्तार पुरोहित वर्ग द्वारा किया गया। इसलिए इस काल के अंत में पुरोहितों के वर्चस्व और बलि तथा अनुष्ठानों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इन विस्तृत बलिदानों का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसके अलावा उपनिषदों के लेखक, जो हिंदू दर्शन का सार है, बेकार अनुष्ठानों से दूर हो गए और शांति और मोक्ष के लिए सच्चे ज्ञान पर जोर दिया। अब आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? रामायण के रचयिता कौन थे? आर्यों के लिए आर्कटिक निवास का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था?